आज की क्लास बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ घूमेगी और इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हमें पढ़ने हैं। कोई ज्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं है इसमें, फिर भी हमें 4 टाइप के केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी कर। बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है आप सभी को मालूम है। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें ये पढ़ना है कि रिएक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड जो होते हैं, नाइट्रो एल्केन होते हैं, उनका रिएक्शन देखना है बच्चों। ये किसके किसके साथ रिएक्शन, ये बेसिकली 4 टाइप्स के ही रिएक्शन होता है। एक होता है रिडक्शन, एक होता है बच्चों हाइड्रोलाइसिस मतलब जल अपघटन, और जल अपघटन भी अम्लीय माध्यम में ही होगा। और थर्ड होता है बच्चों रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, जिसे आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं। विक्टर मेयर एक टेस्ट था और विक्टर मेयर टेस्ट में इसके बारे में आप लोग स्टडी कर चुके हो। और फोर्थ पॉइंट है हैलोजेनेशन। बच्चों, ये 4 ही पॉइंट हमें स्टडी करना है बस, इसके अलावा हमें कोई भी पॉइंट इसमें नहीं देखने थे। अपने सिलेबस में ये 4 पॉइंट है। फर्स्ट है रिडक्शन अपचयन, सेकेंड है हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन, थर्ड है रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया जो बहुत इजी है, आप लोग जानते हैं पहले से। और बच्चों जो थर्ड है फोर्थ है वो है हैलोजेनेशन। तो ये हमें स्टडी करने हैं। तो फर्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं फर्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों। फर्स्ट टॉपिक आप लोग के सामने दिख रहा होगा, ये है रिडक्शन अपचयन। क्लियर। तो अब इसमें क्या देखेंगे हम लोग, रिडक्शन में क्या देखेंगे। तो रिडक्शन में देखेंगे बच्चों कि सबसे पहले अगर नाइट्रो कंपाउंड को रिडक्शन कराया जाता है तो क्या बनता है। तो बच्चों इसमें फिक्स नहीं है कि क्या बनेगा, अलग अलग रिएजेंट से अलग अलग इसके प्रोडक्ट बनेंगे, इसलिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, थोड़ा सा वो आप लोगों को ध्यान थोड़ा देना होगा। जैसे हम बात कर सकते हैं, सपोज मैंने कोई नाइट्रो कंपाउंड ले लिया, कोई भी नाइट्रो कंपाउंड, और इसका बेसिकली मैंने क्या किया, रिडक्शन कराया। तो ये हो गया बच्चों नाइट्रो एल्केन। और इसको रिडक्शन कराएंगे तो क्या होगा बच्चों, हाइड्रोजन जुड़ेगा, इसमें नेसेंट हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। बाहर क्या निकल जाएगा बच्चों, ऑक्सीजन, वाटर बाहर निकल जाएगा। तो हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगा और वाटर रिमूव हो जाएगा। तो ये बन जाएगा बच्चों नाइट्रोसो एल्केन। क्या बन जाएगा, नाइट्रोसो एल्केन। इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेगा तो नाइट्रोसो एल्केन बन जाएगा। अब ये हाइड्रोजन आया कहां से है, तो रिड्यूसिंग एजेंट से, रिड्यूसिंग एजेंट जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं अपचायक, अपचायक से आता है। अब इसका और अपचयन करेंगे तो क्या होगा, अगर नाइट्रोसो एल्केन क्या स्टेबल होता है, नहीं हो सकता है कोई दूसरा रिडक्शन एजेंट हो तो फिर से इसका रिडक्शन हो जाए, फिर से हाइड्रोजन जुड़ जाए इसमें, और 2 मूल फिर से हाइड्रोजन जुड़ गया। तो ये बन गया बच्चों RNHOH। अब ये RNHOH बन गया, इसे क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं बच्चों एल्काइल हाइड्रोक्सिल एमीन। NHOH इसे हम हाइड्रोक्सिल एमीन कहते हैं, और R को बोलते हैं एल्काइल, जिसे हिंदी में एल्कील कहा जाता है, एल्कील कहा जाता है। हाइड्रोक्सिल एमीन को तो हाइड्रोक्सिल एमीन ही कहते हैं। अगर फिर से रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा बच्चों, फिर से हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। अब हाइड्रोजन ऐड होगा तो यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा, ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि आप लोग जानते हो, इसके बारे में आप लोगों ने स्टडी किया है कि हाइड्रोक्सिल एमीन का रिडक्शन कराते हैं तो एमीन बनता है, ये आप लोग स्टडी किए होंगे, और वाटर बाहर निकल जाए। तो बच्चों इतने सारे प्रोसीजर होते हैं नाइट्रो एल्केन में। पहले नाइट्रो एल्केन को हम रिडक्शन करेंगे तो नाइट्रोसो एल्केन बनेगा, नाइट्रोसो एल्केन को रिडक्शन करेंगे तो हाइड्रोक्सिल बनेगा, हाइड्रोक्सिल एमीन, और हाइड्रोक्सिल एमीन का रिडक्शन करेंगे तो एमीन बनेगा। यानी कोई अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो तो डायरेक्ट एमीन बना सकता है, अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हाइड्रोक्सिल एमीन बना सकता है, और भी नहीं है तो नाइट्रोसो बना सकता है।
मतलब अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट अलग अलग टाइप के कंपाउंड बना सकते हैं, ये ध्यान रखना है बच्चों। जैसे सपोज मैंने मान लिया कि इसको मैंने एसिड मीडियम में रिएक्शन कराया, एसिड मीडियम में, तो क्या होगा? तो एसिड मीडियम में इसको रिएक्शन कराने पर क्या होगा बच्चों, इसको ध्यान, एसिडिक मीडियम। तो ये आप लोग जानते हो बच्चों, नाइट्रो एल्केन को अगर हम एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं, जैसे कि सपोज मैंने ले लिया SN और HCl ले लिया, तो क्या बनेगा बच्चों? हम इसकी स्टडी कर चुके हैं। नाइट्रो एल्केन को जब हम SN और HCl से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? इसी चैप्टर में हम लोगों ने स्टडी किया है, एमीन बनता है। बहुत बढ़िया आंसर, गुड आंसर। आप लोग इसी चैप्टर में पढ़े हो कि इससे एमीन बनता है। तो एमीन बना कैसे होगा? इतने सारे स्टेप हुए थे इसमें, ये ध्यान रखें बच्चों। एल्डिहाइड नहीं बनता है बेटा, एमीन बनता है, ठीक है। तो अगर हम नाइट्रो एल्केन को SN और HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं, तो एमीन बनता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। ध्यान रखना बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे पूछा गया है? अब बोला गया है कि जैसे कि एक कंपाउंड है, ऐसे करके पूछा गया है। ए कोई कंपाउंड है और उसे रिएक्शन कराते हैं SN और HCl से, तो B कंपाउंड बनता है। और B कंपाउंड को मैं फिर वापस सोडियम नाइट्राइट और HCl से रिएक्शन कराता हूं 273 केल्विन टेम्परेचर पर, तो C कंपाउंड बनता है। और C को मैं फिर से रिडक्शन करा देता हूं सोडियम नाइट्राइट के प्रेजेंस में, तो वापस A बन जाता है। तो इसी का रिएक्शन है बच्चों, ये बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर हम एसिडिक मीडियम में इसका रिडक्शन कराते हैं तो ये डायरेक्ट क्या बनाता है बच्चों? एसिडिक मीडियम में इसका रिडक्शन कराने पर ये डायरेक्ट एमीन बनाता है। ध्यान रखना है बच्चों, डायरेक्ट क्या बनाता है? एमीन। जैसे सपोज मैंने ले लिया नाइट्रोमीथेन, इसका क्या बनेगा बच्चों? नाइट्रोमीथेन, इसका मैंने रिडक्शन करा दिया Fe और HCl, यहां भी एसिडिक मीडियम ले लिया, इसे बोलते हैं एनिलीन। और इसे बोलते हैं सॉरी बच्चों, गलत हो गया, इसे बोलते हैं नाइट्रो बेंजीन और इसे बोलते हैं एनिलीन। तो बच्चों इसमें भी इसका रिडक्शन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 और NH2। यहां से बाहर क्या निकल जाएगा? वाटर बाहर निकल जाएगा, ध्यान रखना है, इसमें भी वाटर बाहर निकल जाएगा। तो यहां इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं नाइट्रोमीथेन। और इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे बोलते हैं मीथेनामीन, मीथेनामीन, या इसे आप मिथाइल यानी मेथिल एमीन भी कह सकते हैं। कह सकते हैं कि नहीं? ये भी तो कहा जा सकता है, मिथाइल एमीन। सही है बच्चों, कोई प्रॉब्लम किसी को? ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगर मान लीजिए ये एसिडिक मीडियम है, तो ये बात है, क्या कोई दूसरा मीडियम में भी ये अलग अलग होता है? जैसे मान ली वो तो रिड्यूसिंग एजेंट ही है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन क्या होगा जब हम लोग यहां पर न्यूट्रल ले ले, तो न्यूट्रल मीडियम ले ले तो क्या होगा? न्यूट्रल मीडियम में अगर रिडक्शन कराए तो क्या बनेगा बच्चों? तो मैंने कोई एक नाइट्रो कंपाउंड ले लिया, ये हो गया नाइट्रो कंपाउंड, इसे बोलते हैं नाइट्रोमीथेन। ये ध्यान रखना है बच्चों, ये अलग अलग बनाता है, ये थोड़ा सा आप लोगों को हार्ड लगेगा, कोई ज्यादा नहीं। अगर हम इसका रिडक्शन कराएं बेसिक मीडियम में, यानी जिंक और अमोनियम क्लोराइड, मैंने इसके साथ रिएक्शन करा दिया, अमोनियम क्लोराइड जिंक के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज किया। और ये नेसेंट हाइड्रोजन जब रिएक्शन करता है तो ध्यान रखना है बच्चों, इसमें हाइड्रोक्सिल एमीन बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोक्सिल एमीन, यहां तक ही बनता है और इसके आगे रिडक्शन नहीं होता है। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? एन मिथाइल, इसे हम हाइड्रोक्सिल एमीन कहते हैं। और ये मेथाइल यानी मेथिल किससे जुड़ा है? नाइट्रोजन से जुड़ा है, इसलिए इसका नाम होता है एन मेथिल हाइड्रोक्सिल एमीन। हिंदी में बोलेंगे एन मेथिल हाइड्रोक्सिल एमीन।
राइट बेटा, गुड। अगर हम यहीं पर सपोज नाइट्रोबेंजीन ले ले तो क्या होगा, नाइट्रोबेंजीन ले ले, और नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन बेसिक मीडियम में करा दिया जाए तो, जिंक और अमोनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में करा दिया जाए तो इससे भी बच्चों क्या बनेगा, एन फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन ही बनेगा। ध्यान रखना है बच्चों, इससे भी हाइड्रोक्सिल एमीन ही बनेगा, ये एनिलीन नहीं बनाएगा, ये एनिलीन नहीं बनाएगा, दिमाग में बैठा लेना है बच्चों। ये क्या बनाएगा, एन फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन। तो अंतर समझ में आया बच्चों। अगर एसिडिक मीडियम में लेते हैं तो आंसर क्या होता है, नाइट्रोबेंजीन से एमीन बनाता है। ध्यान रखना है बच्चों, नाइट्रोबेंजीन से एमीन बनाता है एसिडिक मीडियम में। और यही न्यूट्रल मीडियम में लिया जाए तो क्या होगा, न्यूट्रल में लिया जाए तो नाइट्रोबेंजीन से हाइड्रोक्सिल एमीन बनाता है, हाइड्रोक्सिल एमीन। अब बच्चों आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आता होगा, सर ये बेसिक मीडियम में भी रिएक्शन करता है क्या। मान लीजिए हमने कोई बेसिक मीडियम ले लिया, अगर उसका हाइड्रोलाइसिस कराए तो क्या होगा। तो बच्चों जब हम उसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो उस मीडियम में भी ये रिएक्शन करके एक अलग कंपाउंड बनाएगा। ध्यान रखना है, अलग टाइप का कंपाउंड बनाएगा। तो हमने यहां पर क्या किया, ले लिया बेसिक मीडियम, एल्कलाइन मीडियम ले लिया, बेसिक मीडियम एल्कलाइन मीडियम। एल्कलाइन मीडियम में अगर हम नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करा दे तो क्या बनेगा, क्वेश्चन ये उठा। अगर नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन कराएंगे तो इसमें एमीन नहीं बनेगा, हाइड्रोक्सिल एमीन भी नहीं बनेगा। दिमाग में बैठा लो बच्चों, अगर नाइट्रो कंपाउंड को हम रिडक्शन करा दे किसके प्रेजेंस में, एल्कलाइन मीडियम के प्रेजेंस में, जैसे कि मैंने यहां पर ले लिया ग्लूकोज। ग्लूकोज अगर बेस के साथ रिएक्शन करता है तो नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज करता है। ध्यान रखना है बच्चों, ये भी नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज करता है ग्लूकोज के साथ। अगर हम इसके साथ रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा, तो बन जाएगा बच्चों यहां पर C6H5। इसके 2 मोल पार्टिसिपेट करेंगे, तो 2 मोल पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या होगा बच्चों, तो यहां पर हो जाएगा C6H5N और यहां पर ऑक्सीजन जुड़ जाएगा N और ये हो जाएगा C6H5। अब इसे क्या कहेंगे, और वाटर यहां से बाहर निकल जाएगा और ये हो जाएगा 6 हाइड्रोजन। बच्चों इसका नाम क्या होगा, अगर केवल N होता तो इसे हम एजो कहते हैं, एजो। हम इसको एजो बोलते हैं, इसको बेंजीन बोल देते, तो इसका नाम हो जाता है एजो बेंजीन। लेकिन यहां पर तो ऑक्सीजन भी ऐड है, तो फिर इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, जब एजो के साथ ऑक्सीजन ऐड हो तो इसे एजॉक्सी कहा जाता है, एजॉक्सी। ध्यान रखना, और इसका नाम हो जाएगा एजॉक्सी बेंजीन। क्लियर बच्चों। तो एसिडिक मीडियम में नाइट्रो कंपाउंड एमीन बनाता है, न्यूट्रल मीडियम में नाइट्रो कंपाउंड जो होता है बच्चों ये हाइड्रोक्सिल एमीन बनाता है। लेकिन बेसिक मीडियम में ये अलग अलग टाइप का बनाता है। जैसे अभी बनाया इसने एजॉक्सी बेंजीन। एजॉक्सी वर्ड क्यों आया है, क्योंकि एजो में ऑक्सीजन जुड़ा है, तो हम इसे एजॉक्सी कहेंगे। क्या कहेंगे, एजॉक्सी। नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट अगर मान लीजिए फिर से मैंने नाइट्रो कंपाउंड ले लिया, फिर से नाइट्रोबेंजीन ले लिया NO2, और इस बार क्या किया बच्चों, इस बार मैंने रिड्यूसिंग एजेंट चेंज कर दिया। लिया है बेसिक मीडियम में ही, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट चेंज कर दिया। बच्चों अगर हम जिंक को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करता है। ये हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस में रिएक्शन क्या होता है बच्चों, इस हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस में रिएक्शन जो होता है वो बनता है एजो ग्रुप। क्या बनता है, एजो ग्रुप बनता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एजो बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसका यहां से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा, तो ये हो गया 4H2, यहां पे 8 हाइड्रोजन। बच्चों ये एजो ग्रुप है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एजो बेंजीन। हो जाएगा कि नहीं, इसका नाम क्या हो जाएगा, एजो बेंजीन हो जाएगा। नेक्स्ट सेम टू सेम, अगर बच्चों यही नाइट्रोबेंजीन को फिर से रिडक्शन कराया जाए
लेकिन इस बार रिडक्शन कराया जाए जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहां भी जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यहां भी जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कि ये है एल्कोहलिक मीडियम और ये है एक्वस मीडियम, बस यही डिफरेंस है। अगर एल्कोहलिक मीडियम में लेते हैं तो फिर क्या बनता है? एल्कोहलिक मीडियम में लेंगे तो बनेगा एजोबेंजीन, और एक्वस मीडियम में, जलीय मीडियम में लेंगे तो क्या बनेगा बच्चों? जलीय मीडियम में लेने पर बनता है हाइड्राजोन बेंजीन, या हाइड्राजोन बेंजीन बनता है बच्चों। C6H5NH सिंगल बॉन्ड NH C6 और H5 और वाटर बाहर निकल जाता है, 4H2O बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा 10 हाइड्रोजन। बच्चों इसे NH को क्या बोलते हैं? हाइड्राजीन कहते हैं, और हाइड्राजीन किसी से जुड़ जाता है तो उसे हाइड्राजोन कहा जाता है। तो फिर इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? हाइड्राजोन बेंजीन। क्लियर बच्चों? तो ये आप लोगों को समझने होंगे ये 3 पॉइंट। ये थोड़ा सा बच्चों डिफिकल्ट है, थोड़ा सा बेसिक मीडियम में ये अलग अलग कंपाउंड बनाता है, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको आप लोग को ध्यान देना होगा। फिर से ध्यान दो बच्चों, अगर ग्लूकोज के प्रेजेंस में इसका रिडक्शन कराते हैं तो एजॉक्सी बनता है, जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, लेकिन एल्कोहलिक मीडियम हो तो बनता है एजो, अगर यही एक्वस मीडियम हो तो बनता है हाइड्राजोन बेंजीन। तो एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। फर्स्ट, एसिडिक मीडियम में नाइट्रो बेंजीन बनाता है एनिलीन, यही न्यूट्रल मीडियम में बनाता है बच्चों हाइड्रोक्सिलेमीन, और इसको बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराया जाए तो ये बनाता है बच्चों अलग अलग टाइप से। ग्लूकोज और सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया जाए तो एजॉक्सी बेंजीन बनता है, जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एल्कोहलिक मीडियम ले लिया जाए तो बनता है बच्चों एजोबेंजीन, अगर यही जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एक्वस ले लिया जाए केवल तो ये बनता है बच्चों हाइड्राजोन बेंजीन बनता है। तो ये ध्यान रखना है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों, नेक्स्ट है डी पॉइंट है, ये भी रिडक्शन ही है, ये भी रिडक्शन है। और इस रिडक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइटिक कर रहे हैं बच्चों। इलेक्ट्रोलाइटिक के लिए क्या करेंगे? यहां पर ध्यान देना है बच्चों। इलेक्ट्रोलाइटिक में सबसे पहले मैंने नाइट्रो कंपाउंड लिया है और उसका इलेक्ट्रोलाइटिक किया है, तो ये पहले तो बनाता है हाइड्रोक्सिल, लेकिन बाद में फिर रीअरेंजमेंट हो जाता है, और रीअरेंजमेंट होने के बाद यह एनिलीन ग्रुप बनाता है। ध्यान रखना है बच्चों। लेकिन ये एनिलीन ग्रुप बनता है बच्चों, इसमें फिनॉल भी जुड़ा होता है, तो कुछ लोग इसे फिनॉल ग्रुप भी कहते हैं। ध्यान रखना है, फिनॉल भी बना देता है, ऐसा कहते हैं कुछ। तो हम क्या देखेंगे बच्चों कि जब हम यही रिएक्शन कराएं, इसको नाइट्रोबेंजीन को इलेक्ट्रोलाइटिक्स करा दे। इलेक्ट्रोलाइटिक्स मतलब मैंने नाइट्रोबेंजीन कंपाउंड ले लिया, इसमें थोड़ा सा वाटर मिक्स कर दिया, और वाटर मिक्स करने के बाद 2 इलेक्ट्रोड डाल दिया, और दोनों इलेक्ट्रोड को बैटरी से ऐड कर दिया, जोड़ दिया। तो बच्चों इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक्स, विद्युत अपघटन कराना। जब मैं इसको विद्युत अपघटन कराऊंगा तो सबसे पहले नाइट्रो कंपाउंड जो है बच्चों वो बनाएगा हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या बनाएगा बच्चों? हाइड्रोक्सिल एमीन बनाएगा। और ये जो हाइड्रोक्सिल एमीन है बच्चों, इसका रीअरेंजमेंट हो जाता है, पुनर्विन्यास हो जाता है। रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास, और पुनर्विन्यास होगा तो ये पैरा वाले हाइड्रोजन के साथ करता है, मतलब हाइड्रोजन चला जाता है NH पर और OH चला जाता है पैरा पर। तो इस तरह क्या होता है बच्चों? इस तरह बनता है कंपाउंड NH2 और यहां पर बन जाता है OH। कुछ लोग इसे एनिलीन का ग्रुप भी मानते हैं और कुछ लोग इसे फिनॉल का ग्रुप भी मानते हैं। अगर फिनॉल का ग्रुप मानेंगे तो क्या कहेंगे बच्चों? इसे बोलेंगे पैरा एमिनो फिनॉल।
यही तो कहा जाएगा ना। अगर हम एनिलीन का मानेंगे तो क्या कहेंगे बच्चों, एनिलीन का मानेंगे तो क्या बोलेंगे, फटाफट आंसर दीजिए। अगर एनिलीन को इसका ग्रुप माना जाए तो फिर इसका नाम क्या होगा, बोलो स्टूडेंट्स। अगर हम इसे हाँ, पैरा हाइड्रोक्सी एनिलीन, गुड आंसर, बहुत बढ़िया। अब सेकेंड पॉइंट है बच्चों हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन। बच्चों जब हम नाइट्रो एल्केन को हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं HCl और 85% H2SO4 के प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और साथ में क्या बनता है बच्चों, हाइड्रोक्सिलेमीन बनता है। तो ये तो आप लोग जानते ही हैं पहले से ही, हाइड्रोक्सिलेमीन। तो मैंने कोई एक नाइट्रो कंपाउंड ले लिया, प्राइमरी, प्राइमरी ले लिया, प्राथमिक ले लिया, प्राथमिक, प्राथमिक नाइट्रो कंपाउंड है CH3CH2NO2, और इसका मैंने क्या कर दिया बच्चों, हाइड्रोलाइसिस कर दिया, जल अपघटन कर दिया। तो जब हम इसका जल अपघटन करेंगे तो किसके मीडियम में करना है, एसिड के मीडियम में। तो मैंने यहां पर HCl ले लिया, या आप H2SO4 कोई भी एक ले लो, दोनों में से कोई भी एक, या तो जब हम इसको बच्चों हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये क्या होता है, इससे बनता है कार्बोक्सिलिक, ध्यान रखना है बच्चों, इससे बनता है कार्बोक्सिलिक और इससे बनता है हाइड्रोक्सिलेमीन। तो इससे बनेगा कार्बोक्सिलिक, तो ये हो जाएगा CH3COOH, और इससे बनता है हाइड्रोक्सिलेमीन, तो ये हो जाएगा बच्चों NH2OH। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एसिटिक एसिड, और इसे बोलते हैं हाइड्रोक्सिलेमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन। तो ये आप देख सकते हैं बच्चों, इसको जब वाटर के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड और हाइड्रोक्सिल एमीन में ब्रेक हो जाता है। अगर ये प्राइमरी नाइट्रो एल्केन है तो, अगर सेकेंडरी हो तो क्या होगा बच्चों, सेकेंडरी, सेकेंडरी 2 डिग्री हो तो क्या होगा, तो 2 डिग्री को अगर हम हाइड्रोलाइसिस करा दे, 2 डिग्री को, ये है 2 डिग्री, इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है 2 नाइट्रो प्रोपेन, एक 2 डिग्री है। अगर इसका हम लोग हाइड्रोलाइसिस करा दे एसिड के प्रेजेंस में तो क्या होगा बच्चों, अगर हम इसको हाइड्रोलाइसिस करा दे एसिड के प्रेजेंस में, HCl ले लिया और वाटर ले लिया, हाइड्रोलाइसिस करा दिया, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं वाटर प्लस H प्लस, वाटर प्लस H प्लस मतलब इसका हमने हाइड्रोलाइसिस कराया है, जल अपघटन कराया है एसिडिक मीडियम में। जब एसिडिक मीडियम में कराते हैं तो ये कीटोन बनाता है बच्चों, ध्यान रखना है, कीटोन। तो आप देख सकते हैं बच्चों, नाइट्रो से डायरेक्ट कीटोन बनाया जा सकता है, और इस कीटोन का नाम क्या है, एसीटोन नाम है। लेकिन वो नाइट्रो कौन सा होना चाहिए, 2 डिग्री होना चाहिए। उसके अलावा क्या बनता है बच्चों, लाफिंग गैस, और साथ में बनता है H2O, ये ध्यान रखना। तो लाफिंग गैस बनता है और साथ में H2O, H2O फिर से बने तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप रहने दीजिए, इसे मत लिखिए। तो ये ध्यान रखना है बच्चों, नाइट्रस एसिड बनता है। तो नाइट्रो एल्केन को अगर रिडक्शन करा दिया जाए, सॉरी ऑक्सीडेशन करा दिया जाए, ऑक्सीडेशन है बच्चों ये, अगर इसका ऑक्सीडेशन करा दिया जाए एसिड और वाटर के प्रेजेंस में तो एसीटोन बनता है, ध्यान रखना है बच्चों, और साथ में नाइट्रस एसिड बनता है, लाफिंग गैस बनता है। क्लियर। अगर यही बच्चों प्राइमरी हो तो क्या बनेगा, प्राइमरी हो तो कार्बोक्सिलिक और हाइड्रोक्सिल एमीन बनेगा। जो टर्सरी होता है बच्चों, टर्सरी रिएक्शन नहीं करता है, ध्यान रखना। टर्सरी नाइट्रो एल्केन रिएक्शन नहीं करता है, तो हाइड्रोलाइसिस केवल प्राइमरी और सेकेंडरी का ही होता है, टर्सरी का नहीं होता है। नेक्स्ट आप लोग जानते हैं बच्चों, रिएक्शन विथ, थर्ड पॉइंट, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, साथ अभिक्रिया।
बच्चों ये रिएक्शन आप लोग पहले से जानते हैं कि नाइट्रो एल्केन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करता है, नाइट्रस एसिड के साथ नाइट्रो एल्केन। लेकिन कौन सा नाइट्रो एल्केन रिएक्शन करता है? केवल 1 डिग्री रिएक्शन करता है और 2 डिग्री करता है, बस 3 डिग्री रिएक्शन नहीं करता है। ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है। अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो ही नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। तो अगर हम प्राइमरी एमीन ले लें, ये है प्राइमरी, सॉरी नाइट्रो ले लें, प्राइमरी ले लें, इसे हम लोग कह सकते हैं बच्चों 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन, और ये कौन सा है बच्चों? 1 डिग्री है। अगर 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन को नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो क्या होता है बच्चों? नाइट्रस एसिड के साथ HNO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है? इसको आप लोगों ने विक्टर मेयर टेस्ट में पढ़ा था, विक्टर मेयर टेस्ट। अब विक्टर मेयर टेस्ट क्या होता है एक बार समझ लें हम लोग, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। तो बच्चों विक्टर मेयर टेस्ट जो होता है, विक्टर मेयर टेस्ट, ये एल्कोहल की पहचान करने का टेस्ट होता है, एल्कोहल की। ये एल्कोहल कौन सा है? 1 डिग्री है, 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है? याद है बच्चों, विक्टर मेयर टेस्ट 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल की पहचान करने का टेस्ट है। इसमें क्या करते हैं बच्चों? इसमें हमने ले लिया यहां पर 1 डिग्री एल्कोहल, यहां ले लिया बच्चों हमने 2 डिग्री एल्कोहल, और यहां ले लिया 3 डिग्री एल्कोहल। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन किससे कराते हैं? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए बच्चों आंसर, फटाफट। सबसे पहले हम लोग क्या कराते हैं? अगर ये 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है, तो सबसे पहले रिएक्शन किससे कराया जाता है? गुड, सबसे पहले हम इसका हैलो कंपाउंड बनाते हैं, हैलो कंपाउंड। और हैलो कंपाउंड बनाने के लिए फास्फोरस और आयोडीन का यूज किया जाता है। तो ये एल्कोहल इससे रिएक्शन करके आयोडो एल्केन बन जाता है, आयोडो एल्केन, आयोडो एल्केन। और इस आयोडो एल्केन के बाद क्या करते हैं बच्चों? इस आयोडो एल्केन के बाद हम किससे रिएक्शन कराते हैं? आयोडो एल्केन के बाद हम लोग रिएक्शन कराते हैं AgNO2 से, एल्कोहलिक AgNO2 से, एल्कोहलिक। तो यहां पर बन जाता है नाइट्रो कंपाउंड। अब याद आया बच्चों, नाइट्रो कंपाउंड। तो ये तो रिएक्शन आएगा ही आएगा, ये बन गया नाइट्रो कंपाउंड। अब उसके बाद सभी को मालूम है कि किससे रिएक्शन कराते हैं। इसके बाद रिएक्शन कराया जाता है HNO2 से। HNO2 से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है? जब HNO2 से रिएक्शन कराते हैं तो ये नाइट्रोलिक एसिड बनाता है। याद है बच्चों, नाइट्रोलिक एसिड, ये होता है नाइट्रोलिक एसिड। ये क्या बनाता है? स्यूडोनाइट्रोल, ये बनाता है स्यूडोनाइट्रोल, ये बनाता है नाइट्रोलिक एसिड, नाइट्रोलिक एसिड। और ये बनाता है स्यूडोनाइट्रोल। और ये रिएक्शन ही नहीं करता है, नो रिएक्शन। फिर क्या करते हैं बच्चों? फिर हम इसको बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं। और बेसिक मीडियम जब डालते हैं तो ये कैसा कलर देता है? ये कैसा कलर देता है बच्चों? ये रेड देता है, रेड ब्लड कलर, ब्लड रेड कलर देता है। ये ब्लड रेड कलर देता है। तो ये बना किससे है? ये किससे बना हुआ है? ये बना है अल्कोहल से। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर अल्कोहल का कलर कैसा होता है? अल्कोहल तो कलरलेस ही होता है, कलरलेस ही होता है अल्कोहल, रंगहीन होता है, रंगहीन होता है। ये जो कलर आता है बच्चों, ये इसका आता है, नाइट्रोलिक एसिड का, ध्यान रखना। और नाइट्रोलिक एसिड किससे बना है? 1 डिग्री अल्कोहल से बना है। सेकेंड बच्चों, ये 2 डिग्री अल्कोहल भी कैसा होता है? कलरलेस ही होता है, कलरलेस। लेकिन जब ये स्यूडोनाइट्रोल बना लेता है तो फिर इसका कलर कैसा हो जाता है?
स्यूडो नाइट्रोल बनाने के बाद इसका कलर कैसा होता है? ब्लू कलर होता है। ब्लू कलर आने का मतलब है कि स्यूडो नाइट्रोल बना है, और स्यूडो नाइट्रोल किससे बनता है? अल्कोहल से। और तीसरे में कोई कलर नहीं आता है, ये कलरलेस ही रहता है। तो बच्चों ये आप लोग जानते थे। तो थर्ड पॉइंट में यही रिएक्शन हमें पढ़ना है, सेम टू सेम रिएक्शन पढ़ना है। यही पढ़ना है कि अगर ये 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन है और इसको मैंने रिएक्शन करा दिया नाइट्रस एसिड से, तो क्या बनेगा? तो सबको मालूम है कि क्या बनेगा। यहां पर बन जाएगा, क्या बनेगा बच्चों? नाइट्रोलिक एसिड, नाइट्रोलिक एसिड, और साथ में बाहर निकल जाता है वाटर। नाइट्रोलिक एसिड बेसिक मीडियम में इसका कलर कैसा होता है? बेसिक मीडियम में ब्लड रेड कलर होता है, या रेड ब्लड कलर। ठीक है बच्चों। अगर यही हम 2 डिग्री ले ले तो क्या होगा? 2 डिग्री ले ले तो क्या होगा बच्चों? तो 2 डिग्री के लेने से ये ध्यान रखना, R2 दो जुड़े हुए हैं, इसमें दो जुड़े हैं। इसके लेने से क्या बनता है बच्चों? स्यूडो नाइट्रोल बनता है। क्या बनता है? स्यूडो नाइट्रोल। ये R2 दो जुड़े हैं बच्चों। लो मैं ऐसे लिख देता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन ना हो जाए बच्चों। आप लोग जानते थे कि नहीं? पहले से जानते थे आप लोग, सभी लोग? क्लियर था बच्चों पहले से? अब नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चों, अगर हम इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दे तो क्या होगा? हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दे तो क्या होगा? तो बच्चों हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बेसिक मीडियम में ही रिएक्शन करता है, ध्यान रखना है बच्चों। बेसिक मीडियम में रिएक्शन करता है हाइड्रोजन के साथ। तो ये 4 पॉइंट है बच्चों, लास्ट पॉइंट है। अब इसके साथ इसके केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाएगा। क्या है बच्चों लास्ट पॉइंट? लास्ट पॉइंट है हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनीकरण। किसी भी नाइट्रो कंपाउंड का जब हम हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो ये बेसिक मीडियम में ही रिएक्शन करता है, ध्यान रखना है बच्चों। बेसिक मीडियम होना जरूरी है। अगर बेसिक मीडियम नहीं होगा तो ये रिएक्शन नहीं होंगे, 100% ध्यान रखना। क्लियर? तो हमने ले लिया इसको, बेसिक मीडियम में रिएक्शन करा दिया Cl2 से, हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दिया बेसिक मीडियम में। तो यहां पर क्या होगा बच्चों? ये सारे हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन। ध्यान रखना है केवल अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन नहीं होगा। दोनों बच्चों अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। तो हाइड्रोजनेशन किसमें नहीं हो सकता है? 3 डिग्री में नहीं हो सकता है, 3 डिग्री में नहीं होगा। तो अल्फा हाइड्रोजन सारे हट जाएंगे और यहां पर क्लोरीन जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा NO2, फिर बाहर निकल जाएगा, यहां पर बन जाएगा NaCl और ये बन जाएगा बच्चों वाटर। अब बैलेंस कर दो, तो हमने बैलेंस कर दिया। यहां पर क्लोरीन 3, यहां पर 3, यहां पर तो 6 हो गए क्लोरीन, और सोडियम हो गया यहां पर 3। बच्चों इस तरह बैलेंस हो गया। इसका नाम क्या होगा बच्चों? फटाफट बताइए मुझे। नेक्स्ट अगर हम यही 2 डिग्री ले ले तो क्या होगा? तो 2 डिग्री लेने पर ध्यान रखना है बच्चों, इससे भी रिएक्शन होगा, 100% इससे भी रिएक्शन होगा। मैंने ब्रोमीन ले लिया सपोज, इससे भी रिएक्शन होगा, एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3C, ये भी हो जाएगा CH3, ये भी हो जाएगा Br, और ये हो जाएगा NO2, फिर बन जाएगा बच्चों NaBr, और ये वाटर बाहर निकल। 3 डिग्री से रिएक्शन होगा कि नहीं बच्चों? तो 3 डिग्री से रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, क्योंकि 3 डिग्री के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है। इसलिए बच्चों इसका नाम क्या होगा? बहुत बढ़िया, क्लोरोपिक्रीन। और ये किस लिए काम में आता है बच्चों? क्लोरोपिक्रीन, क्लोरोपिक्रीन कहीं पर कुछ काम में आता है? डेली लाइफ में किसी काम में आता है क्लोरोपिक्रीन? बहुत बढ़िया, गुड। अब देखो बच्चों, अब हम लोग जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो टॉपिक आप लोग पहले से जानते हो, बहुत इजी टॉपिक है बच्चों।
नाइट्रो एल्केन जो होता है बच्चों, नाइट्रो एल्केन या नाइट्रोबेंजीन, तो नाइट्रोबेंजीन पर ही बात कर लेते हैं। यह किस टाइप का डायरेक्टिव ग्रुप होता है बच्चों? यह किस टाइप का डायरेक्टिव ग्रुप है? अगर मैं इसको इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराऊं, मतलब नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रेशन करा दूं, नाइट्रेशन मतलब ये क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन ने प्रतिस्थापन अभिक्रिया अगर मैं कराऊं तो इलेक्ट्रॉन स्नेही कहां पर जुड़ेगा? कौन से पोजीशन पर जुड़ेगा? ऑर्थो पर जुड़ेगा, पैरा पर जुड़ेगा, मेटा पर जुड़ेगा, कहां पर जुड़ेगा? ये कौन बताता है बच्चों? ये ग्रुप बताता है। ये ग्रुप है कैसा, किस टाइप का डायरेक्टिव ग्रुप है। मान लो नाइट्रोबेंजीन को मैंने रिएक्शन करा दिया, नाइट्रेशन करा दिया, फिर से इसको H2SO4 से रिएक्शन करा दिया है, जिससे NO2 जुड़ेगा। इसमें NO2 जुड़ेगा, तो कहां जुड़ेगा NO2? कहां जुड़ेगा बच्चों? ये कौन सा डायरेक्टिव ग्रुप है बच्चों? डायरेक्टिव ग्रुप कितने होते हैं? भूल गए आप सभी लोग? डायरेक्टिव ग्रुप कितने होते हैं? दो टाइप के होते हैं डायरेक्टिव ग्रुप। एक कौन सा होता है बच्चों? एक होता है ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव ग्रुप, और एक होता है मेटा डायरेक्टिव ग्रुप। याद है बच्चों? मेटा डायरेक्टिव ग्रुप। गुड। तो ये कौन सा डायरेक्टिव ग्रुप होगा? ये होगा बच्चों माइनस आई इफेक्ट होने के कारण, इसमें माइनस आई इफेक्ट होता है। और ये कौन सा बनाता है? प्लस आर बनाता है कि माइनस आर बनाता है? प्लस आर बनाता है कि माइनस आर बनाता है? माइनस आर बनाता है। तो माइनस आई और माइनस आर बनाने के कारण ये मेटा डायरेक्टिव ग्रुप होता है। मेटा डायरेक्टिव ग्रुप यानी अगर इसमें NO2 जुड़ेगा तो वो कौन से पोजीशन पर जुड़ेगा बच्चों? ये जुड़ेगा मेटा पोजीशन पर। समझ में आया? अगर मैं इसका क्लोरीनेशन करा दूं तो क्या होगा? क्लोरीनेशन, मैं इसमें क्लोरीन को जोड़ूं, क्लोरीन को FeCl3 के प्रेजेंस में, क्लोरीनेशन कहलाता है ये। क्लोरीन को जोड़ना, क्लोरीनेशन। तो क्लोरीन जोड़ेंगे हम लोग, क्लोरोनियम जोड़ेंगे, Cl जोड़ेंगे, तो कहां जोड़ेंगे? मेटा पोजीशन पर जोड़ेंगे। बेटा ये मेटा ऑर्थो डायरेक्टिव ग्रुप होता है, मेटा डायरेक्टिव ग्रुप होता है। ये आप लोगों ने शायद 11th क्लास में पढ़ा होगा कि कोई भी ग्रुप होता है, वो अगर इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है तो एक ग्रुप होता है किसी टाइप का। जैसे फिनॉल होता है, ऑर्थो पैरा होता है, ऑर्थो पैरा। ये ऑर्थो और पैरा पर ही जुड़ने देगा इलेक्ट्रोफाइल को। इलेक्ट्रोफाइल कहां पर जुड़ेंगे? ऑर्थो और पैरा पर ही जुड़ेंगे। यहां पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ सकता है और नहीं तो यहां पर जुड़ सकता है। लेकिन जो नाइट्रो कंपाउंड होता है बच्चों, ये मेटा डायरेक्टिव ग्रुप होता है, इस पे मेटा पर जुड़ते हैं। रीजन क्या है इसका? तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर। एक बार ध्यान दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर पर बच्चों। ये होता है नाइट्रोबेंजीन। चलो इसको मैं थोड़ा ऐसे बना देता हूं समझने के लिए। पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, ये हो गया एन, ये हो गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। सिंगल बॉन्ड वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वाला कोवेलेंट बॉन्ड है, ये ध्यान रखना है बच्चों। तो क्या होगा बच्चों? सपोज ये बॉन्ड जो है यहां पर चला जाए, ये बॉन्ड यहां पर चला जाए, तो नाइट्रोजन की क्या हो जाएगी बच्चों? ऑक्टेट पूरा हो गया, मतलब नाइट्रोजन में क्या होगा? प्रॉब्लम आएगा। तो ये क्या होगा बच्चों? ये बॉन्ड यहां पर चला जाएगा। आप लोग पढ़े हो ना रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो बच्चों इस बॉन्ड के यहां पर जाने के कारण ये बॉन्ड यहां पर चला जाएगा। तो इस तरह यहां पर जाएगा तो ये क्या बनेगा? निगेटिव चार्ज। और बेंजीन से ये पाई बॉन्ड चला जाएगा तो बेंजीन पर कौन सा चार्ज आएगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं? बेंजीन के पाई बॉन्ड अगर ब्रेक होकर
कार्बन पर चला जाए तो कौन सा बच्चों आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, ऑर्थो पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, फिर ये पाई बॉन्ड टूटेगा, फिर यहां पर जाएगा तो पैरा पर भी पॉजिटिव चार्ज हो गया। इस तरह आप क्या देखोगे कि जो नाइट्रो कंपाउंड होता है ये एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें ऑर्थो और पैरा पर पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी, यही होता है ना इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। जब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो क्या कोई इलेक्ट्रोफाइल यहां पर अटैक कर सकता है, कभी नहीं कर सकता है। तो इलेक्ट्रोफाइल ऐसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर वाले पर अटैक नहीं कर सकता है जो ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है। और ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कौन कम करता है, जिसकी स्ट्रक्चर -r होती है, -r, ध्यान रखना। क्लियर, गॉट इट। तो -r वाले जो होते हैं वो हमेशा ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम कर देते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रोफाइल कभी भी ऑर्थो और पैरा पर नहीं जुड़ेगा। बच्चों यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुआ तो कहां पर बढ़ा, कहीं पर तो बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा है मेटा पर, ये है मेटा, जिसके कारण इलेक्ट्रोफाइल कहां पर अटैक करता है, मेटा पर। तो ये ध्यान रखना, नाइट्रो कंपाउंड जो होता है वो मेटा डायरेक्टिव ग्रुप होता है, दिमाग में बैठा लो बच्चों। लेकिन कब, जब इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो तब, हमेशा नहीं। जैसे मैंने यहां पर ले लिया नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड, और मैं इसका सल्फोनेशन करा रहा हूं, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करा रहा हूं, जिससे SO3H जुड़ेगा, और ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। SO3H क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये कहां पर जुड़ेगा, किस पोजीशन पर जुड़ेगा, तो ये ऑर्थो पर जुड़ेगा, मेटा पर जुड़ेगा, पैरा पर जुड़ेगा, कहां जुड़ेगा बच्चों। तो ये डिपेंड करता है कि ये ग्रुप कैसा है। तो ये ग्रुप है मेटा डायरेक्टिव, मेटा डायरेक्टिव। मेटा डायरेक्टिव का मतलब होता है कि यह कहां पर जुड़ेगा, मेटा पर जुड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग नेक्स्ट कल स्टडी करेंगे इसके बारे में। बस ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, कुछ इसके क्वेश्चंस आंसर कल देख लेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों।